And it's a moment of history. दुनिया की सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने के बाद जिस खिलाड़ी को कल तक लोग अगला MS धोनी कह रहे थे, This man is the brightest of them all. उसकी यही डबल सेंचुरी उसके करियर के लिए नासूर बनने वाली थी। और उसका आने वाला साल इस खिलाड़ी के लिए इतना लंबा होने वाला था कि उसने जिस हिस्ट्री बुक्स में ये रिकॉर्ड दर्ज किए थे, वो उसी धूल खाती हुई हिस्ट्री में गायब होने वाला था। ऐसा गायब कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा खिताब बनाने वाला खिलाड़ी है कहाँ, और क्या धोनी का टैग उस पर इतना भारी पड़ गया। उन्होंने अपने पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ जा रहे हैं। What a start. ग्लव्स उतार के डायरेक्ट हिट मारना, नो लुक रन आउट करना, पावरफुल हिटिंग के साथ अकेले मैच जिता देना, ऊपर से कोई ये कह दे कि ये झारखंड के लिए खेलता है तो सबको एक ही नाम याद आएगा, द लेजेंड ऑफ क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी। पर ये धोनी नहीं है, ये है इंडिया का उभरता हुआ सितारा ईशान किशन। इसने रणजी में ओपनिंग करते हुए सिर्फ 10 मैचेस में 760 रन बना दिए थे और एग्जीबिशन मैच में हरभजन सिंह और जसप्रीत बुमराह की जबरदस्त धुलाई कर 42 गेंदों में सेंचुरी मार दी। उसे खेलते हुए देख के लोगों को उसमें क्रिकेट लेजेंड वीरेंद्र सहवाग और एडम गिलक्रिस्ट की झलक दिखने लगती थी। इंडिया अंडर 19 टीम की कैप्टेंसी करते हुए इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में ले जाना हो, सिर्फ 17 साल की उम्र में IPL डेब्यू करना हो और अपने धमाकेदार पारियों से मुंबई इंडियंस को IPL कप जिताना हो, ईशान कम उम्र में ही हर जगह अपनी छाप छोड़ रहे थे। शानदार किशन वाज ऑन अ मिशन और इस मैच पे छोड़ गया अपना निशान। यंग एज में टीम को लीड करना, हर सिचुएशन में काम और कंपोज्ड रहना, धोनी से इतनी सिमिलरिटी होने की वजह से लोग उन्हें नेक्स्ट धोनी बुलाने लगे और ईशान को बेस्ट बैट्समैन ऑफ द फ्यूचर के रूप में देखे जाने लगा। सबको उनका इंडिया में खेलना साफ साफ दिख रहा था, पर धोनी ने ईशान के डेब्यू से पहले ही उनसे कुछ ऐसा कह दिया जो शायद आगे जाके सच होने वाला। धोनी ने उनसे कहा कि उनका जैसा टैलेंट अगर कंट्री के लिए लंबे समय तक नहीं खेलता है तो वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने साथ ही नाइंसाफी करेंगे। My cricketing idol while growing up was MS Dhoni, and now that I'm here, I really wanted to fill his shoes. अपने इंडिया के T20 डेब्यू में हाफ सेंचुरी, First half century on debut. ODI डेब्यू में भी हाफ सेंचुरी। Gets a 50 with that magnificent hit. ईशान की ऐसी बैटिंग स्टाइल को देख के सहवाग भी बोल उठे। झारखंड से एक यंग विकेट कीपर बैट्समैन बैटिंग ऑर्डर में ऊपर प्रमोट किया गया और अपनी कैपेबिलिटी साबित कर रहा है। ये पहले भी हो चुका है और सब उन्हें MSD जूनियर बुलाने लगे। बड़े बड़े खिलाड़ी जब ओपनिंग पोजीशन की दावेदारी ठोक रहे थे, तब ईशान किशन को जब भी मौका मिलता वो अपनी काबिलियत दिखाते। भले ही अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें बेंच पर बिठा दिया जाता, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, ना किसी को ड्रॉप करके अपनी जगह की बात करते। They are world-class player, and I won't ask for my spot when they are there. You know, they have scored so many runs for our country. I can't ask them, to drop them and make me play in the first place. ईशान फ्यूचर के ऑल फॉर्मेट प्लेयर के रूप में देखे तो जा रहे थे, बट टीम में वो सिर्फ बैकअप ऑप्शन की तरह खिलाए जा रहे थे, वो भी सिर्फ T20 फॉर्मेट में ही। पर वो उस मौके को भुनाते जा रहे थे। हम्बल डाउन टू अर्थ होने की वजह से लोग उन्हें बेशुमार प्यार देने लगे। जब एक ही पोजीशन के लिए शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, KL राहुल कंटेंडर्स तो थे ही, और जब सीनियर प्लेयर शिखर धवन और रोहित शर्मा टीम में हो तो ईशान की फ्यूचर पर सवाल उठने ही थे कि क्या वो धोनी की लेगेसी को बढ़ा पाएंगे या अपनी खुद की लेगेसी बनाएंगे, या फिर बाकी टैलेंट्स की तरह ये भी टाइम के साथ मिट जाएंगे। रोहित शर्मा चोटिल हो गए और ईशान को फिर से बैकअप के रूप में इस्तेमाल किया गया, पर ईशान तो जैसे कुछ साबित करने उतरे थे। 24 चौके, 10 छक्के मार के ईशान सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। न सिर्फ पावर हिटिंग पर पूरी इनिंग्स में उन्हें टेम्परामेंट और मैच्योरिटी भी दिखाई। जो इंडिया लगातार बांग्लादेश से 2 मैच हार के आई थी, उसको तीसरे ODI में ईशान ने धूल चटा दी। उनकी ऐसी इनिंग्स को देख के शिखर को भी लग गया था कि अब उनका रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है। तो ईशान किशन का 200 इतना बड़ा था कि वो सारी चीजें छोटी हो जाती है। 2 साल तक जिस खिलाड़ी को एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में ट्रीट किया जा रहा था, उसने 126 बॉल्स में 210 रन बना के सिर्फ सेलेक्टर्स को नहीं पर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो प्लेइंग 11 में खेलने के हकदार हैं। और उससे ईशान किशन को भी लग गया था कि टीम में अब उनकी जगह पक्की है, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा।
ये साल दुनिया में सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, क्योंकि इस साल होने वाला था ओडीआई वर्ल्ड कप, जिस टूर्नामेंट का टीम के साथ साथ उनके फैंस को भी बेसब्री से इंतजार रहता है अपने देश को क्रिकेट का सबसे बड़ा खिताब जीतते हुए देखने के लिए। इंडिया की सरजमीन पर होने जा रहे वर्ल्ड कप में इंडियन प्लेयर्स के लिए अपने सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था। और फियरलेस बैटिंग कर डबल सेंचुरी मारने के बाद एक नाम हर कोई इस वर्ल्ड कप टीम में देखना चाहता था, वो था ईशान किशन का। और होने वाली थी श्रीलंका के साथ इस साल की पहली ओडीआई सीरीज, पर शुभमन गिल के लौटने से ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाता है और उनको बेंच पर ही बैठा दिया जाता है। इस खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इससे ज्यादा कोई अपने पोटेंशियल को कैसे प्रूव कर सकता है। इस सवाल ने ईशान को भी बहुत परेशान किया होगा। बस डर यही था कि सेल्फ डाउट का असर उनकी परफॉर्मेंस में ना आ जाए। इफ आई एम ईशान किशन, मैं एक्चुअली ना मतलब सोचता ही रहूं कि मतलब हो क्या। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत का फेटल एक्सीडेंट हो गया था। वो बाल बाल बच तो गए थे, पर उनके वापस क्रिकेट खेलने की उम्मीदें बहुत कम थी। ऐसे में सबको यही लगा था कि वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ईशान को टीम में चुना जाएगा, पर जो होने वाला था वो शायद ही कोई इमेजिन कर सकता है। केएल राहुल पर्सनल रीजन बता के टीम से बाहर हो जाते हैं। उनकी एब्सेंस में ईशान टीम में आ तो गए थे, पर ये अपॉर्चुनिटी एक कंडीशन के साथ मिली। ईशान ओपनर नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन के खेलेंगे, क्योंकि सेलेक्टर शुभमन और रोहित की ओपनिंग जोड़ी को छेड़ना नहीं चाहती थी। ईशान फिर से बैकअप के रूप में खेलने जा रहे थे, पर उनका मिडिल ऑर्डर में खेलना आसान नहीं होने वाला था और इस एक्सपेरिमेंट का असर उनकी परफॉर्मेंस में भी आ गया था। वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे, जिसके बाद लोग उन्हें जमकर ट्रोल तो करते ही हैं। कुछ लोग उनके फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी करने लगते हैं, पर क्या ये प्रेडिक्शन सच होने वाली थी? केएल राहुल की वापसी से ईशान का मिडिल ऑर्डर में खेलने का चांस भी चला गया था, पर इस बार रोहित पर्सनल रीजंस की वजह से ब्रेक ले लेते हैं, जिसके बाद ईशान को फिर से मौका मिला वापस से ओपनर की पोजीशन में खेलने का, पर वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने में फेल हो जाते हैं और लोग जम के ईशान को ट्रोल करने लगते हैं कि ईशान सिर्फ एक फ्रॉड प्लेयर है, इसको निकालो और खेलने मत दो, बहुत ओवररेटेड प्लेयर है, उसकी डबल सेंचुरी बस गलती से हो गई। पहले मैनेजमेंट का उन पर भरोसा नहीं था और अब लोग भी ईशान को सपोर्ट करने की बजाय उन्हें ही अपनी नफरत का शिकार बनाने लगे थे। ऐसे में ईशान पर परफॉर्म करने का प्रेशर दुगना हो गया था और आ गया था आईपीएल सीजन। ईशान ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया। अगर उनके स्टैट्स उनके पिछले सीजन से या उनके ओपनिंग पार्टनर के साथ कंपेयर किए जाएं, तो ईशान ने रोहित से अच्छा परफॉर्म तो किया ही था, पर उन्होंने केएल राहुल से भी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी और टीम के लिए इंपॉर्टेंट विनिंग नॉक्स भी खेले थे। पर शुभमन का सीजन इतना अच्छा गया था कि वो आईपीएल के किंग बन के निकले थे। उन्होंने टीम इंडिया में अपनी सीट फिक्स कर ली थी। ऐसे में टीम इंडिया में उनकी वापसी और मुश्किल होती जा रही थी। इंडिया टीम का ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला था, पर दिक्कत ये थी कि इंडिया का मेन कीपर बैटर ऋषभ पंत क्रिकेट से बहुत दूर जा चुके थे और केएल राहुल को आईपीएल में इंजरी हो गई थी। ऐसे में इंडिया को विकेट कीपर बैट्समैन की नीड थी। मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग ईशान किशन को सिलेक्ट करने की बात करने लगे, उन्हें एक्स फैक्टर बताते हुए प्लेइंग 11 में इंक्लूड करने की बात की और जैसा ईशान का फॉर्म था वो इंडिया का बेस्ट ऑप्शन दिख रहे थे। शायद ईशान को टेस्ट डेब्यू के साथ साथ अपने आप को साबित करने का मौका मिलने वाला था। तब इंडिया ने ईशान को चुनने के बजाय केएस भारत को सिलेक्ट कर लिया, ये कह के कि भारत को टेस्ट का एक्सपीरियंस है और उनके नंबर्स उनके खेलने के दावेदारी से बहुत दूर थे और हर बार की तरह ईशान सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन की तरह टीम में ट्रैवल कर रहे थे। कि हो सकता है मुझे और काम करने की जरूरत है अभी अपने ऊपर। जब सेलेक्टर्स को लगेगा कि मैं उस जगह को अभी अच्छा कर चुका हूँ, मेहनत करके परफॉर्मेंस वैसा दे चुका हूँ, तो फिर टीम में भी रहूंगा। इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार जाती है। केएस भारत भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसी बीच एक खबर आने लगी जिसने लोगों में ईशान के लिए गुस्सा पैदा कर दिया। एक हेडलाइन हर जगह छाने लगती है जिसमें ईशान पर एलिगेशन लगते हैं कि जब उनसे डोमेस्टिक में खेलने की बात करी गई तो उन्होंने सीधे से मना कर दिया और ये भी कह दिया कि वो दिलीप ट्रॉफी खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके बाद हर कोई उन्हें एरोगेंट बुला के ट्रोल करने लगता है। डाउनफॉल स्टार्टेड। 15 करोड़ मिलने का घमंड है, उसे आईपीएल खेलने दो और इंडिया टीम से उसकी छुट्टी कर दो। तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि ईशान धोनी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जैसे 2018 में जब सिलेक्शन कमेटी ने धोनी से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की बात कही थी कि T20 इंटरनेशनल और
ओडिया इंटरनेशनल में सेलेक्ट होना है तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा। पर धोनी ने किसी की नहीं सुनी और डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला, ये बोलकर कि वो टीम को नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि उससे झारखंड टीम के प्लेयर ड्रॉप हो जाएंगे। हिस्ट्री शायद रिपीट हो रही थी, पर इस बार धोनी ने नहीं बल्कि एक यंगस्टर ने ये कदम उठाया था और ये खबर सुनकर लोगों का गुस्सा उन पर खूब निकलने लगा। तो बिगड़ैल ईशान ने अब बीसीसीआई से बगावत शुरू कर दी। पर ईशान को सबको चुप कराने का मौका मिल जाता है। वर्ल्ड कप हमारे बहुत करीब था, ऐसे में सेलेक्टर्स के सामने बहुत बड़े सवाल थे। ऋषभ पंत की वापसी मुश्किल थी और केएल राहुल की एब्सेंस में इंडिया के पास उनका सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन चॉइस भी नहीं था। केएस भारत को चांस मिलने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए ऑप्शन लेस होने की वजह से इंडिया ईशान को अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका देती है और जैसे ही ईशान को दूसरे टेस्ट में मौका मिलता है वो हाफ सेंचुरी ठोक देते हैं। ईशान बार बार अपनी काबिलियत दिखाते जा रहे थे और उनकी इस इनिंग से उनको ओडीआई में खेलने का मौका मिलता है, वो भी ओपनिंग करने का। फर्स्ट ओडीआई बारबाडोस की जमीन में जहां किसी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 80 तक नहीं था, वहां हाफ सेंचुरी मार के ईशान ने इंडिया को जीत दिलाने में मदद की। सेकंड ओडीआई जब कोई प्लेयर क्रीज पर टिक नहीं पा रहा था तब ईशान ने स्टेप अप करके हाफ सेंचुरी मार दी, पर क्योंकि और बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इंडिया वो मैच हार जाती है। थर्ड ओडीआई 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से ईशान ने 77 रन की बेहतरीन पारी खेली। ना सिर्फ उन्होंने इंडिया को ओडीआई सीरीज जिताई और वो मैन ऑफ द सीरीज बन के उभरे और लगातार 3 सेंचुरी मार एमएस धोनी के साथ साथ कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। ईशान ने वो हर चीज की जो उनके कंट्रोल में थी और वो हर मौके पर उभर के आए, पर शायद उनको बैक करने के लिए कोई नहीं था। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे ईशान किशन को हटाने की रणनीति बन रही है। वसीम जाफर जो पूर्व भारतीय खिलाड़ी है वो डिमांड करते हैं कि ईशान किशन को ड्रॉप कर यशस्वी जायसवाल को खिलाया जाए और लगातार टी20 में मिली हार के बाद तीसरे टी20 में ईशान को ड्रॉप कर दिया जाता है। कुछ लोग जहां ईशान को सपोर्ट कर बीसीसीआई पर सवाल उठाते हैं तो बहुत लोग ईशान के ड्रॉप होने से खुशी मनाने लगते हैं। शायद हर कोई उन्हें फेल होते हुए देखना चाहता था। Pakistan versus India. वर्ल्ड कप से पहले ये प्री मैच शोडाउन होने वाला था और केएल राहुल के एब्सेंस में ईशान को फिर से मौका मिलता है पर मिडिल ऑर्डर में खेलने का। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया पर इंडिया टीम एक एक कर बिखरने लगती है। पहले शाहीन अफरीदी रोहित शर्मा और विराट कोहली को चलता करते हैं, फिर हारिस रॉफ, श्रेयस अय्यर और शुभम गिल को आउट कर देते हैं और इंडिया 14 ओवर में ही 66 रन पर 4 विकेट खो देती है। ऐसे में क्रीज पर आते ईशान किशन और वो पाकिस्तान बॉलर्स पर बरसने लगते हैं। 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से वो 82 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं जो इंडिया को 266 के टोटल पर ले जाने का काम करती है। पर मैच में पानी गिरने से मैच रद्द हो जाता है। ये पानी सिर्फ मैच पर नहीं ईशान के इनिंग्स पर भी पानी फेर देता है क्योंकि केएल राहुल के लौटते ही वो फिर से टीम में फ्लोटर बन जाते हैं। कभी 5th तो कभी 4th और कभी ओपनिंग करते हैं। शायद इसी वजह से उनके बल्ले से कोई बड़ा स्कोर निकल ही नहीं पाता है। सबको यही लग रहा था कि वर्ल्ड कप में अब ईशान को मौका नहीं मिलने वाला है, पर ऐसा हुआ नहीं। शुभमन गिल को वर्ल्ड कप से पहले डेंगू फीवर आ जाता है। उनकी रिकवरी आसान नहीं थी, इसलिए ओपनिंग के मैचेस में ईशान को शुभमन की जगह खेलने का मौका मिलता है। इतने लंबे चले एक्सपेरिमेंटेशन ने ईशान का कॉन्फिडेंस डाउन किया ही था। उनके पास फॉर्म भी नहीं था, फिर भी दूसरे मैच में वो अफगानिस्तान के खिलाफ 47 रनों का डिसेंट नॉक खेलते हैं। पर शुभमन गिल के वापस फिट होते ही ईशान को फिर से बेंच पर बैठा दिया जाता है। वो वर्ल्ड कप के मैचेस में दिखते तो थे बट एज अ वाटर बॉय। इंडिया फाइनल्स में हार जाती है और दुखी होकर फैंस भी क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहते थे और क्योंकि ईशान लंबे वक्त से टीम के साथ कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे थे इसलिए 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही टी20 सीरीज से वो ब्रेक लेना चाहते थे और इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के हिसाब से उनके ब्रेक लेने की अर्जी खारिज कर दी जाती है और मजबूरन उन्हें सीरीज खेलनी पड़ती है। कुछ भी हो पर ईशान ने इंडिया के लिए 200% दिया। पहले 2 मैचेस पे 3rd पोजीशन पर उतर के वो लगातार धमाकेदार हाफ सेंचुरी मार देते हैं। इसके बाद चौथे और 5वें टी20 में उनको रेस्ट तो दिया जाता है पर बैकअप ऑप्शन की तरह वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं और इस सीरीज के खत्म होने के 1 हफ्ते बाद शुरू होना था साउथ अफ्रीका के साथ फुल फ्लेज टूर, जिसकी वजह से उनको टीम के साथ साउथ अफ्रीका भेज दिया जाता है। थक हार के ईशान ने फिर रिक्वेस्ट किया कि उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट से ब्रेक देके उन्हें वापस घर जाने दिया जाए, पर ये ब्रेक उनके करियर के लिए घातक साबित हो जाएगा। ये किसी ने सोचा ही नहीं था क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। ईशान किशन के साथ फिर होगी ना इंसाफी। मेंटल फटीग का रीजन बता ईशान साउथ अफ्रीका के साथ चल रही सीरीज से ब्रेक ले लेते हैं पर
उसके बाद ही ईशान पहले कौन बनेगा करोड़पति में नजर आते हैं और फिर दुबई में अपने भाई के साथ पार्टी करते दिखते हैं, जिसके बाद लोग कहने लगते हैं कि वो मेंटल फटीग का नाटक कर रहे हैं और बीच में सीरीज छोड़कर गए झूठ बोलकर। जिसके बाद खबर आने लगती है कि बीसीसीआई ने ईशान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है और अफगानिस्तान सीरीज से उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। इस खबर की पुष्टि करे बिना ही लोग ईशान के खिलाफ नफरत फैलाने लगते हैं और जब लोग सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठाने लगे तो द्रविड़ ने सामने आके कहा कि ईशान के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है। ईशान सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं थे, पर अब जब भी वो अवेलेबल होंगे तो उन्हें वापस तभी कंसीडर किया जाएगा जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। इसके बाद मामला सुलझने के बजाय और उलझता चला गया। ब्रेक लेके गए तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। लोगों को ऐसे सुनाई दिया जैसे द्रविड़ कह रहे हो कि गए आप अपनी मर्जी से थे पर आएंगे हमारी मर्जी से, क्योंकि इस रूल ने लोगों में कई सवाल उठा दिए थे। अगर ये रूल पहले से ही इम्प्लीमेंटेड था तो उसे फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा था, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स ब्रेक लेके बिना डोमेस्टिक क्रिकेट खेले ही इंडिया टीम में वापस आ चुके थे। तो ईशान के केस में इस रूल को हार्शली इम्प्लीमेंट करने की बात लोगों को पच ही नहीं रही थी और सबको यही लग रहा था कि ईशान का मैनेजमेंट के साथ सारे रिश्ते पूरी तरह से अब टूट चुके हैं। उन पर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है और फिर एक खबर उड़ने लगी कि ईशान ने इंडिया के लिए खेलने से मना कर दिया है। ESPN क्रिक इन्फो के इस आर्टिकल में बताया गया है कि जब टीम मैनेजमेंट ने ईशान से बात की इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए तो उन्हें कह दिया कि वो अभी रेडी नहीं है। इससे ईशान पर लोग और भड़क गए, उसको बाहर निकाल दो, ऐसे प्लेयर्स पर IPL पर भी बैन लगा दो, ईशान बहुत एरोगेंट है, इसे क्रिकेट से बाहर कर दो। उनको लोगों से तो नफरत मिल ही रही थी। सिलेक्शन कमेटी ने भी उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। ईशान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है और ये फैसला अजीता करके कहने पर लिया जाता है, ये कह के कि बार बार कम्युनिकेट करने के बाद भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं। जिसके बाद ईशान को दुखी होकर सबके सामने आना ही पड़ता है। वो बताते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सब ठीक था, मैं रन स्कोर कर रहा था, उसके बाद भी खुद को बेंच पर पाता था, लगातार ट्रैवल करके मुझे फटीग हो गया था। सैडली ऐसे में मेरे क्लोज वंस और मेरी फैमिली के अलावा किसी ने मेरी सिचुएशन समझी नहीं। सब कुछ बहुत डिप्रेसिंग हो चुका था। मैं यही सोचता रहता था कि क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो भी तब जब मैं परफॉर्म कर रहा था। कल तक जो लड़का हम्बल था वो आज सबको एरोगेंट और झूठा नजर आने लगा। जिसको लोग अगले धोनी के रूप में देख रहे थे, उसको क्या BCCI हमेशा एक रिप्लेसमेंट प्लेयर की तरह ट्रीट कर रही थी। बड़े खिलाड़ियों के बीच अपनी जगह बनाना मुश्किल होने वाला था। परेशान मौका तलाश के उसको भुनाते थे और जब जब इंडिया टीम को उनकी नीड होती थी तो वो परफॉर्म करते थे और सैडली हर बार परफॉर्म करने के बावजूद वो अगले मैच में बेंच पर बैठे हुए दिखते थे। उसके बाद वो 1 साल के ऊपर से टीम के साथ कॉन्स्टेंटली ट्रेवल कर रहे थे और साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा कि अगर कोई एथलीट बेंच पे बैठता है और अपने स्पॉट के लिए लड़ रहा होता है तो वो एथलीट को बहुत डीमोटिवेट कर देता है, जिससे सेल्फ डाउट के चलते प्लेयर में मेंटल फटीग आ ही जाता है। ऐसे में उनके फटीग को नाटक और बहाना कहना और उन्हें ही एरोगेंट प्रूव करने में लग जाना हर तरीके से गलत है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ आज भी मेंटल हेल्थ पर बात करना वीकनेस मानी जाती है। अगर आप अपनी फैमिली को बताओगे तो वो कहेंगे चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, अपने दोस्तों को बताओगे तो वो कहेंगे चल पीते हैं सब ठीक हो जाएगा। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग अकेले में खुद से बैटल लड़ते रहते हैं और BCCI कहीं ना कहीं ईशान के साथ बहुत हार्श हो गई थी। पिछले सालों में जब विराट कोहली ने मेंटल हेल्थ पर बात की थी तो सबको लगा था कि स्पोर्ट्स पे मेंटल हेल्थ की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया गया है, पर ये सिचुएशन जैसे हैंडल की गई हम फिर से 10 कदम पीछे जा चुके हैं और अपने यंग टैलेंट्स का टीम में आने के बाद ईशान का टीम में वापस जगह बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। शायद सिलेक्शन कमेटी भी ईशान से मूव ऑन कर चुकी है, पर क्या ईशान के साथ नाइंसाफी हुई है और अब क्या वो इंडिया में वापस अपनी जगह बना पाएंगे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो स्पोर्टियस को सब्सक्राइब करके आपसे जुड़े जरूर। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।